ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अब एक सुबह सुबह जो न्यूज़ आई उसको एड्रेस करते हैं। बटरफ्लाई गांधीमती और क्रॉम्पटन कंज्यूमर डील में एक पेंच फंस गया है। क्या है पूरी खबर बताने के लिए जुड़ रहे हैं विवेक अय्यर। विवेक, गुड मॉर्निंग। तो बताइए क्या है ये एग्जैक्ट खबर और अब कैसे पढ़ें इन दोनों कंपनियों को। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, थैंक यू। देखिए, व्हाट हैपेंड वाज 2023 के शुरुआत में बटरफ्लाई गांधीमती और क्रॉम्पटन कंज्यूमर के बीच में डील होने वाला था। क्रॉम्पटन कंज्यूमर ने बटरफ्लाई गांधीमती के जो प्रोमोटर्स हैं उनसे 55% स्टेक खरीदा था, जिसके वजह से मैंडेटरी ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ था। और अब भी अगर आप देखेंगे 1433 रुपीज़ पर शेयर पे ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ था। अभी इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन बटरफ्लाई गांधीमती क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर का शेयर होल्डिंग है 75% अलॉन्ग विथ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स। ओके, उसके बाद क्या हुआ था, अब क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने बोला था इन द रेशियो ऑफ 5:22, 5:22 हम ये दोनों कंपनी को मर्ज करेंगे। एंड रैशनल क्या था मर्जिंग का? नंबर वन, उनको प्रेजेंस मिलता है किचन वेयर में, जिसमें बटरफ्लाई गांधीमती का बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा प्रेजेंस है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बहुत अच्छा है, एंड गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी जो है वो ईजियर हो जाता था। तो इट वॉज अ गुड डील क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के लिए। इसमें एक ही इशू था कि दे नीडेड, उनको जरूरत था माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल के लिए। और 28 अक्टूबर 2023 में क्या हुआ था, इक्विटी शेयर होल्डर्स, secured creditors, unsecured creditors of Butterfly Gandhimathi as per directions of चेन्नई NCLT बेंच उन लोग मिले थे। तो उसमें दो जरूरत थी, एक था मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, दैट इज 75% अप का अप्रूवल, वो उन्हें मिल गया था। बट क्या नहीं मिला? मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, वो उन्हें नहीं मिला। ऑन द बैक ऑफ दैट, अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया है तो द डील कैन नॉट गो थ्रू इन एनी केस। और इसके वजह से ये जो मर्जर होने वाला है, ये जो स्कीम ऑफ अमेलगमेशन होने वाला है, दैट विल बी कॉल्ड ऑफ। इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर हम देखेंगे इसका इंपैक्ट, तो कंसोलिडेटेड क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर में बटरफ्लाई गांधीमती का जो कंट्रीब्यूशन है इन रेवेन्यूज, 15% ऑफ टोटल रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम बटरफ्लाई गांधीमती और 11% ऑफ टोटल पैट कम्स फ्रॉम बटरफ्लाई गांधीमती। तो आज ये दोनों स्टॉक में जरूर इंपैक्ट होंगे। दोनों कंपनी ने तो बोला है कि बोथ कंपनीज सेपरेटली इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे, बट ये सेंटिमेंट नेगेटिव इंपैक्ट होगा। एंड जो उनका स्ट्रैटेजी था ऑफ गोइंग टू मार्केट, गेटिंग इनटू किचनवेयर बिजनेस, ये जरूर इंपैक्ट होगा। ओके, बिल्कुल। इसमें एक्चुअली विवेक, थैंक यू सो मच। ज़्यादा फोकस में क्रॉम्पटन रहेगा। मतलब उसका स्टॉक दिखाना चाहिए हमको। बटरफ्लाई भी है लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली जिस प्राइस पर डील हुई थी उससे तो ऑलरेडी बटरफ्लाई नीचे है। क्रॉम्पटन में एक रिसेंटली एक बड़ी रैली बनी थी लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। गुरांग सर, गुड मॉर्निंग। आप ट्रैक करते हैं क्या क्रॉम्पटन को? और जी बिल्कुल, आपको भी शुभ प्रभात अनुज। हमारे तरफ से कवरेज है क्रॉम्पटन पर हमारी, और ये जो डेवलपमेंट हुई उसको ध्यान में रखते हुए अगर आने वाले भविष्य में ये जो मर्जर होने वाला था या डील होने वाली थी अगर नहीं होता है तो स्वाभाविक है क्रॉम्पटन के कारोबार पर इसका असर बिल्कुल पड़ेगा। तो हम भी थोड़ी बहुत समीक्षा करेंगे, इंतजार करेंगे खबरों को लेकर के कि क्या डेवलपमेंट होती है। तो मतलब अधिग्रहण जो है वो तो जस का तस है, विलय को लेकर इशू बस बस बस, वो मर्जर नहीं होगा, वो तो रहेगा, वो तो हो गया है, वो तो सारा का सारा हो चुका है। और क्रॉम्पटन है वीक वैसे ही। तो मानस ड्रॉ करिए तो लगातार दबाव में ही रहा है ये स्टॉक, और अब ये खबर भी खराब आती हुई, ये जो चाहते थे वो हो नहीं रहा है। क्या अप्रोच रखोगे आप इस स्टॉक पे? देखिए, पिछले करीब 5-6 हफ्ते से अगर आप देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम स्टॉक बना रहा था। जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन क्योंकि पैटर्न वीक है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक फ्रेश ब्रेकडाउन में अगर ये 280 रुपए के नीचे फिसला तो आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी, और उस केस में 270 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी तभी करेंगे जब 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 293 है उसके ऊपर स्टॉक निकलेगा, तभी खरीदारी करनी है। चलिए दोनों वॉच आउट करते हैं। दोनों क्रॉम्पटन कंज्यूमर यानी कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर और दूसरा बटरफ्लाई गांधीमती, ये दोनों आ गए रडार पे आज सुबह के उस अपडेट के बाद कि मर्जर विलय को पब्लिक शेयर होल्डर्स का नॉड या मंजूरी नहीं मिली है। अब आइए कुछ वायदा बाजार के रिजल्ट्स पे रिएक्शन। 4 वायदा बाजार के नंबर्स पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले बातचीत कर ली जाए मैरिको की। हर्षदा जुड़ चुकी हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, कैसे लगे मैरिको? नंबर्स ठीक है आशीष। मुनाफा का जो आंकड़ा आया है करीब 360 करोड़, अनुमान 345 करोड़ का था,
तो वो बेहतर ही नजर आएगा आपको, 17% तक की ग्रोथ। रेवेन्यू के फ्रंट पर हाँ थोड़ा सा आप देखेंगे फ्लैटिश रेवेन्यू है 2476 करोड़, लेकिन ये उम्मीद से बेहतर है। रेवेन्यू में डिक्लाइन इसीलिए आया क्योंकि कुछ प्राइस कट्स कंपनी के डोमेस्टिक पोर्टफोलियो में आते हुए दिखाई दिए थे और इंटरनेशनल बिजनेस में कुछ करेंसी हेडविंड्स थे जिसका असर दरअसल रेवेन्यू पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। इबिटा के लेवल पर अगर आप ध्यान देंगे तो करीब करीब 15% तक की ग्रोथ है, 497 करोड़ का आंकड़ा अनुमान से बेहतर, और मार्जिन्स भी बहुत बढ़िया इंप्रूव हुए हैं। मार्जिन्स में एक अच्छा खासा बम्प अप है, 20% से ऊपर के मार्जिन्स दरअसल कंपनी डिलीवर कर पाई है और कॉन्फिडेंट है कि यहां से आगे कुछ मार्जिन इंप्रूवमेंट और देखने को मिलेगा। अब देखिए वॉल्यूम ग्रोथ क्या है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ करीब 3% बढ़कर आई है। इंटरनेशनल वॉल्यूम ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 13% पर आती हुई दिखाई दी। ग्रोथ जो प्राइमरीली आ रही है इनके फूड बिजनेस से आ रही है। एचपीसी यानी कि होम एंड पर्सनल केयर में हल्का सा इजाफा देखने को मिल रहा है। अब ब्रेकअप देखते हैं प्रोडक्ट वाइज क्या बिजनेस है। पैराशूट के केस में वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी सबड्यूड है, सिर्फ 1% तक की ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ इनफैक्ट -1 है। सफोला के केस में लो सिंगल डिजिट ग्रोथ है वॉल्यूम्स में, और वैल्यू ग्रोथ दरअसल डिटीरिएट होकर -12% पर आई है। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल सेगमेंट में 1% तक की वैल्यू ग्रोथ, और फूड बिजनेस में सबसे बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है, करीब करीब 25% का इजाफा वैल्यू टर्म्स में आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट इनका डिजिटल फर्स्ट पोर्टफोलियो वो ज्यादा बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पर अच्छा खासा ट्रैक्शन बनता दिखाई दिया है। लेकिन कंपनी एडवर्टाइजिंग पर ज्यादा खर्च कर रही है। कंपनी को भरोसा है कि सेकंड हाफ फेस्टिविटीज के चलते थोड़ा सा बेहतर होगा और मार्जिन्स में कुछ और इंप्रूवमेंट की उम्मीद जरूर जता रहे हैं। मैरिको बस दिक्कत अभी भी रूरल को लेकर है। वॉल्यूम्स ठंडे ही हैं जैसे एक्सपेक्टेड था, ऑपरेशनली कुछ बेहतर है। कविता जी, मैरिको चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? सो आशीष जी, मैरिको अभी वीकनेस दिखा रहा है चार्ट्स पर, और फर्दर वीकनेस इस काउंटर में होती हुई दिख सकती है। ऑल्दो रिजल्ट्स के बाद इसमें कोई भी एक अच्छी तेजी मुझे लगता है अंटिल ये काउंटर 540 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक कोई बहुत अच्छी तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो 540 क्रूशियल लेवल होगा डे के लिहाज से, अगर उसके ऊपर निकल पाता है तो एक अच्छे मूव बन सकते हैं, जो काउंटर के काफी सारे रेजिस्टेंस है 489 450 तक के लेवल्स की तरफ लेके जा सकता है। तो दिन के हाइस के ऊपर अगर निकले तो वहां कोई ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। चलिए, दिन के हाइस पे निकले तब, अदरवाइज छोड़ते हैं इसको, फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड ही रखते हैं मैरिको। नंबर्स भी मिले ही जुले हैं, थोड़ा बहुत बीट है बस। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर था टीवीएस मोटर्स का। कल वैसे ऑटोज अच्छे खासे दबाव में थे एज अ पॉकेट पूरा जब हम लोग कमाई का अड्डा में थे। टीवीएस मोटर्स लेकिन घूमा, दिन के हाईज पे जाके बंद हुआ और रिजल्ट्स आए शाम को। हर्षदा, नंबर्स कैसे लगे? नंबर्स काफ़ी बढ़िया आशीष। प्रॉफिटेबिलिटी में 31% से ज़्यादा की बढ़त है। 536 करोड़ का आंकड़ा, 520 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 13% बढ़कर 8,145 करोड़ पर आया है। 8,184 करोड़ के आसपास का अनुमान था, वहां पर हल्का सा मिस है लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। इबिटा लेवल पर 22% तक की वृद्धि, 899 करोड़ का इबिटा, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इबिटा कंपनी ने दरअसल किया है डिलीवर। मार्जिन्स में 1% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है और ये रिकॉर्ड मार्जिन्स है 11.1% के Q2 के दौरान। तो नंबर्स वैसे अगर आप कहें अच्छे ही साबित होंगे और ये ब्रोकरेजेस की राय। जेफरीज इनफैक्ट पॉजिटिव है, CLSA सिटी सेल का कॉल दे रहा है। मार्जिन्स हाईलाइट हैं टीवीएस मोटर्स के नंबर्स में, लेकिन उसके पीछे कहा जा रहा है कि इन्वेंटराइजेशन हुआ था, उससे इस बार मदद मिल गई जो आने वाले क्वार्टर्स में रिवर्स हो सकती है। तो मार्जिन्स पे बहुत ज्यादा अब मैनेजमेंट कमेंट्री अवेटेड है। दरअसल एक्चुअली अदर एक्सपेंसेस तो बढ़े हैं, सिर्फ वो एक ही चीज का फायदा मिला है, इसीलिए मार्जिन सरप्राइज कर गए। खैर गौरांग सर, एक बोलता है खरीद लो 2000 जाएगा, एक बोलता है बेच दो 1050 जाएगा, आप कहां खड़े हो? तो आशीष, मुझे याद है हमने ये स्टॉक करीबन 1100 के आसपास भी बातचीत करी थी और खरीदारी की राय दी थी, और ये बात भी वास्तविकता है आशीष के टू व्हीलर पैक में ये सबसे महंगा स्टॉक है अगर आप तुलना करें बाकी सब प्रतिस्पर्धियों के साथ। आज की तारीख में भी हमारी खरीदारी की राय है, और हमें ऐसा लग रहा है कि टीवीएस मोटर शायद बहुत जोर से अपने आप को री इन्वेंट करेगी हाई और मिड साइज कैटेगरी की जो दोपहिया वाहन है वहां पर। जिस प्रकार से हीरो, हार्ले और ट्रायम्फ बजाज ने करार किया है, बहुत जल्द मेरे ख्याल से आपको कोई किसी तरह की घोषणा टीवीएस मोटर्स की तरफ से भी आती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल तो खरीदारी की राय है टीवीएस मोटर्स पर। बिल्कुल ठीक, टीवीएस मोटर्स है बाय साइड का आइडिया। देखते हैं स्टॉक आज कैसे बिहेव करता है।
इफ्स एंड बट्स के बीच में, हालांकि नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं। पालविया साहब तेजी करोगे आप क्या? बिल्कुल आशीष जी, स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और स्टॉक में जिस तरीके से कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली पिछले कुछ हफ्तों में, स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, तो क्लियरली दिखाता है कि अगर कोई डिक्लाइन मिलता भी रिजल्ट रिएक्शन में या किसी न्यूज के चलते, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाय ही करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है। जब तक ये स्टॉक 1560 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी छोटी मोटी डिप को ऐड करना चाहिए। अपसाइड में हमें लग रहा है ये स्टॉक में जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट टारगेट 1650 1670 की तरफ आते हुए दिख सकता है। बिल्कुल ठीक। तो फंडामेंटली हो टेक्निकली हो है तो साउंड ये स्टॉक, गिरावट में खरीदारी करने का ही मन बनाइएगा। ये दो वायदा बाजार के नंबर्स हो गए, मैरिको और टीवीएस मोटर्स। दो और आए, डीएलएफ और जेमार एयरपोर्ट्स इंफ्रा। हटता ये दोनों नंबर्स कैसे? डीएलएफ के केस में 30% तक की वृद्धि मुनाफे में देखने को मिली है। 623 करोड़ का आंकड़ा, रेवेन्यू 3% बढ़कर आया है 1347 करोड़ पर। एबिटा में 6% तक की वृद्धि है, 462 करोड़ का फिगर, मार्जिन 34%। कलेक्शंस का आंकड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2359 करोड़ का कलेक्शन जो हाईएस्ट एवर है वो कंपनी ने क्लॉक किया है। सरप्लस कैश फ्लोज हाईएस्ट एवर है 1147 करोड़ पर। नेट कैश पॉजिटिव है कंपनी 142 करोड़, और FY24 के लिए कंपनी ने करीब करीब 11.2 मिलियन स्क्वायर फीट के लॉन्चेस प्लान किए हुए हैं। पोटेंशियल सेल्स 19,700 करोड़ की आएगी, ये बाकी है होना, तो उसका इनफैक्ट ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। इन स्टेटमेंट्स का ज्यादा इंपैक्ट आज स्टॉक में बनता दिखाई देगा। जीएमआर एयरपोर्ट के केस में लॉस 190 करोड़ का आया है, लॉस में कुछ कमी देखने को मिली है। रेवेन्यू 30% बढ़ा जरूर है। इबिटा में हमने देखा है ग्रोथ अच्छी खासी है 55% के आसपास, मार्जिन्स भी इंप्रूव होकर 35% पर आए हैं। टोटल पैसेंजर ट्रैफिक में ईयर ऑन ईयर 25% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। तो लॉस अभी भी है लेकिन हल्का सा लॉस कम हुआ है। ये नंबर्स भी आप पॉजिटिव साइड पर ही देखेंगे। ये कहानी है डीएलएफ। और कल कमाई का अड्डा में किसने डीएलएफ पे पिक दिया था? गावा सर ने गोदरेज प्रॉपर्टीज पे दिया था, मुझे याद नहीं आशीष, कोई आई थिंक शिल्पा कह रही थी इस पे। कोई बाद में जुड़ा था, नहीं 2:30 बजे जो जुड़े थे। पालवे साहब आप जुड़े थे, आपने दिया था क्या? जी आशीष जी, देखा पालवे साहब क्या मूड है? नहीं, तेजी का ही मूड है, और हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में मोमेंटम रहेगा। 575 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इसका बुलिश ही है, और रियल एस्टेट एज ए स्पेस भी हमें यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। कोई भी छोटी मोटी डिप में हमने देखा है कि सारे स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो डीएलएफ में लॉन्ग करने का ही यहाँ पे सलाह है। ओके भाई साहब, क्विकली जीएमआर एयरपोर्ट्स नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं है। 25% पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ा। आप और गाबा सर इस तरह से घूमोगे इधर उधर देश में तो ऐसे ही होना है, पर चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? जी आशीष जी, जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आई थिंक एक बेस फॉर्मेशन जरूर दिख रहा है क्लियरली 52 का जो जोन है वहां पर, और जिस सबसे प्री पोजिशनिंग है, हमें लग रहा है कि शायद एक मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। शॉर्ट्स काफी बिल्टअप है, नंबर्स के बाद एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, और ये स्टॉक 56 तक के लेवल दिखा सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 54 का एक एसएल मेंटेन करे। बिल्कुल काफ़ी करेक्ट हो चुका है ये अपने हाई से। मतलब 12 महीने में आपको लगेगा भले कि स्टॉक काफ़ी चल चुका है, बट आई थिंक इसका 52 वीक हाई मेरे ख्याल से 67 या 68 रुपये के करीब था। एक बार अगर वो 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट 2 साल वाला डालोगे क्या आप के साथ? नहीं 2 साल वाला तो शायद नहीं होगा। नहीं, आ गया अपने पास, सब आ गया है। ओके, लेकिन 52 वीक हाई और लो देखना ज़्यादा जरूरी है। 52 वीक हाई हाँ 67 के करीब था, तो वहाँ से एक्चुअली डिसेंट करेक्शन आ चुकी है इसमें, करीब करीब 18% की करेक्शन आ चुकी है आशीष इसमें स्टॉक में मेरे ख्याल से। और नंबर्स ठीक ठाक थे, और दिल्ली एयरपोर्ट पे ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जगह ही नहीं होती है वहाँ पे, पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो मतलब अब देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट पोजीशन बन चुकी है यहाँ पर। 25% ट्रैफिक बढ़ गया इस क्वार्टर में वीज़ावी लास्ट ईयर इसी क्वार्टर से। इस तरह से ग्रोथ आ रही है। खैर हजदा बाकी अच्छा कुछ आस्था जोड़ती हुई हेम सिक्योरिटीज से आज वो मामा अर्थ का आईपीओ खुला है। आप सब जानना चाहेंगे लगाना है नहीं लगाना है, उसमें आस्था से उस पर बातचीत करूंगा, लेकिन पहले हजदा के पास जा रहा हूं बचे हुए सारे रिजल्ट्स और स्टॉक्सी न्यूज जानने के लिए। हजदा कौन गोकुलदास एक्सपोर्ट क्या पर नजरें रहेंगे आशीष।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 12% तक का डिक्लाइन है। एडजस्टेड पैट 40% घटकर आया है। इबिट्टा में दबाव और मार्जिन्स पर भी प्रेशर, तो थोड़ा सा नेगेटिव नंबर है ये। एपीएल अपोलो के केस में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू 16% बढ़कर आया है, इबिट्टा में 40% तक की ग्रोथ है, मुनाफा 35% बढ़ा है, मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, अच्छी तिमाही है। साथ ही साथ ब्लू स्टार के केस में भी परफॉर्मेंस अच्छा है। रेवेन्यू 19% बढ़कर आया है, मुनाफा करीब 66% बढ़ा है, इबिट्टा 43% बढ़कर आया है और यहाँ पर हमने देखा है मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, 6.5% के आसपास आए हैं। यूनिटरी प्रोडक्ट बिजनेस में ज़्यादा बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है। इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स में रेवेन्यू 12% बढ़ता हुआ। प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में हालांकि दबाव है दोनों रेवेन्यू और इबिट्टा के फ्रंट पर। कंपनी कह रही है रिन्यूड डिमांड है रूम एसीज की, उसका कुछ फायदा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब स्पंदना स्फूर्ति पर भी आ जाएंगे। मुनाफा 125 करोड़ पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। ब्याज से आय में अच्छा खासा इजाफा है, 382 करोड़ का ये फिगर। NIMs 14% के ऊपर है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 69% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। डिसबर्समेंट 81% पिकअप कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस। DCM श्रीराम खराब नतीजे, मुनाफा 75% गिरा, रेवेन्यू फ्लैट है, इबिट्टा में 57% की गिरावट है, मार्जिन्स 9% के 4% पर आगे, खराब तिमाही। रेनबो चिल्ड्रन ठीक परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू 6% बढ़ा, प्रॉफिट फ्लैट है, ऑक्यूपेंसी करीब 51% घटी है ईयर ऑन ईयर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर देखने को जरूर मिली है। मार्जिन्स जस्ट के तस है, तो ये कुछ नंबर्स पर रिएक्ट होगा, रिएक्शन आएगा। किम्स हेल्थ केयर आज रेडार पर रखिएगा क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट है कि PE फंड ब्लैकस्टोन दरअसल केयर हॉस्पिटल्स और किम्स हेल्थ को एक्वायर करने की कवायद कर रही है और किम्स और केयर का कंबाइंड 4000 बेड का जो प्लेटफॉर्म है वो इनफैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो उस लिहाज से आप देखेंगे डेवलपमेंट ओवरऑल जो डील हो रही है बाकी हॉस्पिटल स्टॉक्स में। आइनॉक्स विंड ब्लॉक डील होने वाली है जहां पर प्रोमोटर्स दरअसल 500 करोड़ तक का स्टेक बेचेंगे, का डिस्काउंट पर यह सौदा होता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ डेट रिड्यूस करने के लिए उस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखें। टाटा मोटर्स भी रेडार पर रखिएगा। आर्बिट्रेशनल पैनल ने इनके फेवर में करीब 766 करोड़ तक का रूलिंग दी है इंटरेस्ट के साथ, जो वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्प को सिंगूर के नैनो प्रोजेक्ट के लिए दरअसल इनको देने होंगे। आपको याद होगा नैनो प्रोजेक्ट वहां पर लगना था, फिर वहां पर बात नहीं बनी और इवेंचुअली गुजरात में नैनो प्रोडक्शन शुरू हुआ था। वो मामले का अब ये 766 करोड़ प्लस ब्याज से कीमत जो अमाउंट है वो कंपनी के हाथ लगती हुई दिखाई देगी। ओके, ये बड़ा पॉजिटिव, और मैं कह रहा हूँ बड़ा पॉजिटिव कंपनी के हिसाब से नहीं है, ये जनरली बड़ा पॉजिटिव है। जो हुआ था वो मामला वो ठीक नहीं था, जिस तरीके से आप एक कंपनी को सिर्फ एंड में भगा देते हैं उसको, और तो ये एक अच्छा है मेरे ख्याल से, बाकी स्टेट्स के लिए भी एक लेसन रहेगा। नहीं, और 11% बढ़िया है। 760 पे 2016 से 11% कैलकुलेशन कर लो, अमाउंट डबल हो जाता है। तो ठीक है, सरदर्द भी बहुत हुआ था सिंगूर में, टाटा मोटर्स को बनता है। ये तमाम स्टॉक्स रखिए आज अपने रडार पे, इनमें से कुछ पे आगे बातचीत, लेकिन पहले अब सेकेंडरी से जरा प्राइमरी की तरफ मूव कर जाते हैं। 2 IPO खुले हुए हैं, कल सेलो वर्ल्ड का खुला था और आज खुला है होनासा कंज्यूमर का, जिसका ब्रांड नेम ज्यादा पॉपुलर है मामा अर्थ। आज खुला है थर्सडे 2 नवंबर को बंद होगा। 308 से 324 रुपए का प्राइस बैंड, 1700 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, जिसमें से 365 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है, बाकी पूरा 1300-1350 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है। मौजूदा शेयरधारक अपना माल छोड़ेंगे। वही हेम सिक्योरिटीज आस्था जुड़ती हुई। आस्था कैसा है भाई ये होनासा कंज्यूमर, पैसा लगाना है या जाने दिया जाए? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज जी। सबसे पहले होनासा का मैं बताती हूँ मीनिंग, ऑनेस्ट, नेचुरल एंड सेफ। तो उससे ही ये कंपनी का नाम होनासा कंज्यूमर बना है। मामा अर्थ ब्रांड जो इन्होंने चालू किया था, एक ब्रांड से चालू किया था, अभी 6 इनके ब्रांड्स हैं। ब्रांड बहुत स्ट्रांग है कंपनी का, ग्रोथ इसी वजह से हमने देखा है, बहुत सॉलिड ग्रोथ भी ओवर द पीरियड दिखाई है। अभी लगाना है कि नहीं, तो उसमें अगर लॉन्ग टर्म का यहाँ पे होराइजन है तो मैं सब्सक्राइब की रेटिंग देती हूँ, लंबी अवधि के लिए लगाइए।
छोटी अवधि के लिए, क्योंकि मार्केट्स अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत बड़े इवेंट्स भी लाइंड अप हैं, तो वहां पे मूड माहौल कैसा होता है उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए थोड़ा भी अगर लंबी अवधि का व्यू है जिसमें 1 महीना या 2 महीने भी रख सकते हो, मतलब मेरा लंबी अवधि से इतना भी अगर टाइम होराइजन है तो इसमें मैं लगाने की सलाह दूंगी। लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं है। देखिए, इसकी लिस्टिंग गेन की गारंटी के पीछे एक ही कारण है कि थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि जो पीई मल्टीपल वैसे तो एक सही आकलन नहीं होता है, ईवी बाय सेल्स वगैरह पे भी अगर हम पैरामीटर पे देखते हैं तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन लगती है, लेकिन ब्रांड स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट अभी इन्होंने Q1 ऑफ FY24 में प्रॉफिट भी दिखाना चालू किया है, तो वहां पे भी एक बार देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए कंपनी अपने नतीजों में ये जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है सस्टेन करती है कि नहीं है, तो वो भी एक की पॉइंट होगा। तो मुझे लगता है कि कंपनी काफी अच्छी है, सब बढ़िया है, लेकिन मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, लेकिन थोड़ी सी अगर लंबी अवधि का व्यू हो तो सब्सक्राइब करने की रेटिंग है। तो वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, लंबी अवधि के लिए चाहें तो पैसा डाला जा सकता है, लिस्टिंग गेन्स और नियर टर्म के लिए नहीं। तो आस्था फिर ऐसे में बाजार कोर्स करेक्ट कर लेता है ऐसी चीजों को, तो ये हो सकता है भाव जिस दिख रहा है उसके नीचे मिल जाए, मुझे पैसा नहीं डालूं, वेट कर लेता हूं लिस्टिंग के बाद, मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर लें सही मूल्यांकन, ऐसा नहीं करूं। देखिए, मैंने जो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में ग्रोथ बहुत सॉलिड है, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि माइट भी हो सकता है अगर मार्केट अच्छे हुए तो कुछ एक लिस्टिंग गेन माइट भी हो भी सकते हैं कि नहीं भी हो सकता है। इसका थोड़ा सा श्योरिटी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने लंबी अवधि के लिए बोला, क्योंकि अगर मार्केट अच्छे रहे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये ऊपर भी खुल जाए, इसीलिए। लेकिन हाँ, अगर सेफ प्ले करना चाहते हैं तो माइट भी अगर करेक्ट हो, मार्केट सही मूड में नहीं हो, लिस्टिंग के बाद करेक्ट हो, तो वहां पे भी लिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक आस्था, चलिए थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से समझाने के लिए। होनासा कंज्यूमर, मामा अर्थ के आईपीओ के बारे में, लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब, लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं, वैल्यूएशन लिस्टिंग गेन के लिए आज से शायद स्ट्रेच्ड, तो शायद बहुत ज्यादा पॉप वहां पे ना मिल पाए। इस नोट पर एक काम करा जाए, सारे इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं, टाटा मोटर्स पे एक चार्ट चेक ले लेता हूं क्योंकि बढ़िया खबर आई जो हम लोग चर्चा कर रहे थे। भाईती साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस टाटा मोटर्स? आशीष जी, चार्ट्स पे तो कंसोलिडेशन चल रहा है, थोड़ा सा प्रेशर में जरूर था कल स्टॉक, लेकिन जिस हिसाब का ओवरऑल वीकली एंड मंथली चार्ट्स पे रन अप हुआ है वो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हमें लग रहा है कि ये जो डिप आया है कल, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 619 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें। हमें लग रहा है कि इसमें वापस 20 टाइम का ब्रीच 640 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है और 650 तक के लेवल्स दिखा सकता है ये स्टॉक। ओके, चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए, सारी खबरें, प्राइमरी सेकेंडरी सारा एक्शन हो चुका, मुनाफे की तैयारी समेट रहे हैं, शुरुआत करेंगे अब हम लोग पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तैयारी करेंगे अब पहला सौदा की और गिफ्ट निफ्टी बता रहा है हम फ्लैट खोलेंगे। आशीष, इससे पहले मैं इन सब क्यूज़ पर आऊँ, मैं एक अपना छोटा सा एक व्यू देना चाह रहा था मामा अर्थ पर, तो जो आईपीओ है।